तो अब हम बात करेंगे आपके उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र, ठीक है, प्रथम वर्ष का है। आपको ध्यान रखना द्वितीय सेमेस्टर का वर्ष 2023 में ये परीक्षा हुई थी, जिसका द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ेंगे हम। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जैसा कि आप जानते हैं 50 अंकों का होता है और 2 घंटे इसमें समय मिलता है। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है ये कलकत्ता में कौन करेगा आपका, ठीक है। मदरसा की स्थापना हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स आपको ध्यान रखना है 74 और 85 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। और ये क्या करता है, मुस्लिम कानून और धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए, यानी मुस्लिमों के लिए नहीं, ये उनका अध्ययन करना चाहता है, उनके विषयों को अनुवादित करना चाहता है, उनको समझना चाहता है कि इनकी फिलॉसफी क्या है, इनमें कैसे फूट डाल सकें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है, कलकत्ता में आपको ध्यान रखना है मदरसा कॉलेज की स्थापना करता है, ठीक है। और 1781 में, ठीक है, बोल सकते हैं कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करता है। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 2 की। किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से किसे जानते हैं हम? कोठारी आयोग को। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो जो कोठारी आयोग है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि कोठारी आयोग की स्थापना 1964 में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में कोठारी आयोग की स्थापना की जाती है। वहीं आपको ध्यान रखना है भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए की गई थी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने की थी। क्या नाम था उनका? दौलत सिंह, ठीक है। डीएस आयोग, ये आपको ध्यान रखना है, डीएस कोठारी, ठीक है। तो इन्हीं के कोठारी नाम की वजह से इस आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर अगर 3 की बात करें तो आपको ध्यान रखना है भारतीय शिक्षा आयोग का, ठीक है, गठन किसने किया था, ये आपको बताना है। तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किसने किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यानी कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये कब किया गया था? 1882 में, ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग, इसके अध्यक्ष उस वक्त विंटर, ठीक है, विलियम हंटर था। ये आपको ध्यान रखना। इसका उद्देश्य था भारत में शिक्षा प्रणाली की जांच करना और सुधारों की सिफारिश करना। सुधार भारतीयों के लिए नहीं ना, अंग्रेजों के हितों के आधार पे, ठीक है। तो सिफारिशें क्या थी? प्राथमिक जो शिक्षा है उसका विस्तार किया जाए और शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया जाए और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ये आपको ध्यान रखना है, इसके उद्देश्य थे, ठीक है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य तत्वों की। जैसे कि हम बात करें आपके गोखले विधेयक की। तो गोखले विधेयक में देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। हम बात करेंगे गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था, किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो आपको ध्यान रखना 16 मार्च 1911 को। तो 1911 आपको ध्यान रखना है, 16 मार्च 1911 को। कौन सा आपका ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया गया था? गोखले विधेयक। तो ये विधेयक महत्वपूर्ण क्यों है? तो आपको ध्यान रखना 16 मार्च 1911 को गोखले जी के द्वारा, ठीक है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ये भारत में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसी तरह से हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर अगर 5 की बात करें तो इसमें देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो आपको प्रश्न नंबर 5 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा आयोग 1964-66, मतलब बोल सकते हैं 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे? तो शिक्षा आयोग जो आपका 1964-66 में बना था, ठीक है, उसके अध्यक्ष का आपको नाम बताना है, वो कौन थे? तो आपको पता था डीएस, ठीक है, दौलत सिंह कोठारी, आपने पढ़ा था, ठीक है। तो इसके कौन हो जाएंगे आपको ध्यान रखना है डीएस कोठारी, सही है। तो भारत के लिए एक सुसंगत शिक्षा नीति तैयार करने के लिए कोठारी आयोग 1964-66 की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी को बनाया गया था, ठीक है। इन्हीं के नाम पर इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है मैकाले के विवरण पत्र से। इसने क्या करा? इसने बोला कि जो प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है,
उसमें लेकर बोल सकते हैं एक तरह का विवाद था, ये एक तरह का बोल सकते हैं, ठीक है। यानी छनन जो आपकी पद्धति है, ठीक है, उसका समर्थक था। ये चाहता था कि पहले हम क्या करेंगे, जो अमीर लोग हैं उनको शिक्षा देंगे और उनको अपनी शिक्षा देंगे जिससे कि वो हमारे गुलाम बन जाए, यानी चमड़ी से हिंदुस्तानी रहेंगे और ठीक है बोल सकते हैं मानसिक तौर से वो पूरी तरह से, ठीक है, आपका बोल सकते हैं अंग्रेजी गुलाम हो जाएंगे। तो ये चाहते थे और फिर इनका मानना था कि यही लोग क्या करेंगे, बाद में जो गरीब लोग हैं उनको शिक्षा दिया करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे इसका मानना था। तो आपका ध्यान रखना है प्राच्य पाश्चात्य विवाद कैसे जन्मता है आपका, ठीक है, मैकाले के विवरण पत्र से। तो आपको ध्यान रखना है इसमें जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 आज्ञा पत्र से होता है, ठीक है, जिसमें आपको पता था कि 1 लाख रुपए, ठीक है, हर वर्ष ये भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का दावा करते थे, लेकिन वास्तव में इन्होंने कोई भी खर्च नहीं किया था। भैया हम बात करेंगे पेज नंबर 7 की, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान किसने दिया था। तो आपको ध्यान रखना है ठीक है, कब दिया गया था, 1976 में। तो शिक्षा को समवर्ती की सूची में वर्ष 1976 में रखा गया था। ये आपको ध्यान रखना, समवर्ती सूची का मतलब है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं, ठीक है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके पेज नंबर, इस तरह से बात करें हम आपके पेज नंबर 8 की। तो पेज नंबर 8 की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको ध्यान रखना फोर्ट विलियम जो कॉलेज है, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज, आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना बेलेजिली के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये बिल्ली से जल गया था ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, यानी बेलेजली के द्वारा, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य नए तत्वों की, कुछ अन्य नए तत्वों की अगर बात करें तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में होती है, ठीक है, कलकत्ता में। आपको ध्यान रखना तत्कालीन गवर्नर जनरल आपको ध्यान रखना बेलेजली करता है। इसकी स्थापना ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। आपको ध्यान रखना है निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो जो निस्पंदन सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे ये आपको बताना है। तो निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक आपको ध्यान रखना है मैकाले थे, सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो निस्पंदन सिद्धांत हमने बोला, ठीक है, इसी का विवरण पत्र से विवाद भी उत्पन्न होता है, पाश्चात्य और प्राच्य, ये आपको ध्यान रखना है, प्राच्य और पाश्चात्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये विवाद भी उत्पन्न होता है इसके द्वारा। तो भारतीय शिक्षा नीति में मैकाले ने आपको ध्यान रखना निस्पंदन सिद्धांत दिया था। इनका मुख्य उद्देश्य था भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से समूह को शिक्षित करना था, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो, ठीक है, आपको ध्यान रखना विचारों नैतिकता बुद्धि से ब्रिटिश हो, मतलब एक तरह का बोल सकते हैं मानसिक गुलाम शारीरिक हिंदुस्तानी, ठीक है। इस तरह से हम बात करते हैं आपके पेज नंबर 10 की। तो पेज नंबर 10 की बात करें तो आपको ध्यान रखना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब अस्तित्व में आया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये किस वर्ष अस्तित्व में आया था ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये आपका वर्ष 1987, ठीक है, 88 में अस्तित्व में आता है, या कह सकते हैं 87, ठीक है, और 86 में अस्तित्व में आता है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय शिक्षा नीति जो है, यानी बोल सकते हैं पहली शिक्षा नीति वर्ष 1986 में बनाई जाती है, उसी की ये आपका बोल सकते हैं उसी की, ठीक है, वजह से ये योजना चलाई जाती है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वर्ष 1987 में अस्तित्व में आता है और ये भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना होती है जिसका उद्देश्य होता है सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक, ठीक है, सुविधाओं को उपलब्ध कराना, ठीक है, ये इनका उद्देश्य था, न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना। ये किसका उद्देश्य था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। वहीं हम बात करेंगे आपके पेज नंबर 11 की। तो शिक्षा छनाई का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपने देखा था कि इसमें क्या था, ये मैकाले के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मैकाले के द्वारा सिद्धांत दिया गया। इसमें क्या था, उच्च वर्गों की शिक्षा के लिए ये सिद्धांत दिया गया था। तो इसका इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, शिक्षा सिद्धांत का, ठीक है। शिक्षा छनाई का सिद्धांत मैकाले के द्वारा दिया गया था और इस सिद्धांत के अंतर्गत यही था कि ब्रिटिश सरकार केवल उन वर्गों को शिक्षित करेगी जो, ठीक है, अनुकूल हों, अर्थात जो पहले से शिक्षित, मतलब बोल सकते हैं काबिल हों, यानी बोल सकते हैं पैसे में बहुत ज़्यादा अमीर हों, ठीक है। समानता वो नहीं रखेगी जिससे कि भेदभाव बढ़ेगा और ये आपस में लड़ते रहेंगे, ठीक है। केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करना चाहती थी जिससे कि ये खाई जो है और बढ़े ना कि घटे,
ठीक है भैया। हम बात करेंगे पृष्ठ नंबर आपके 12 की। तो पृष्ठ नंबर 12 की अगर बात करें तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब आया था, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 2009 में। ठीक है, तो इसे हम RTE के नाम से भी जानते हैं, तो RTE 2009। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को भारत सरकार के द्वारा पारित किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का, ठीक है, प्रावधान किया गया और इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे इसी तरह से आपके पृष्ठ नंबर 13 की। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है इस योजना का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका संबंध जो है आपको ध्यान रखना है माध्यमिक बालिका शिक्षा से। ठीक है, यानी ये 12वीं तक शिक्षा उपलब्ध कराती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था। इस तरह से हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 14 की। तो आपको ध्यान रखना है पृष्ठ नंबर 14 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, यानी जिसे हम UGC के नाम से भी जानते हैं, या आपको ध्यान रखना है 21 वर्ष अस्तित्व में आता है। तो आपको ध्यान रखना है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी UGC। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 21 वर्ष अस्तित्व में आता है 1904 में। ठीक है, पारित किया था। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रशासन, विश्वविद्यालयों की स्थापना, प्रशासन और वित्त पोषण के लिए एक ढांचा प्रदान करना था UGC का उद्देश्य। भाई हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 15 की। तो पृष्ठ नंबर 15 की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, कलकत्ता मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है लंदन विश्वविद्यालय को। ठीक है, मतलब ये क्या करा इन्होंने, कलकत्ता और बम्बई जो विश्वविद्यालय हैं इनमें एडमिशन बढ़े, तो इसको इन्होंने किसको, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं ये किससे प्रेरणा लेते थे या किसके इन्होंने बड़े बड़े बोर्डिंग कर रखी थी, तो आपको ध्यान रखना है लंदन विश्वविद्यालय की। ठीक है, तो 1857 में आपको ध्यान रखना है इनकी स्थापना होती कलकत्ता और बम्बई विश्वविद्यालय की। ठीक है, इनमें ये किससे एफिलेटेड यानी किससे मान्यता मानते हैं, या बोल सकते हैं लंदन विश्वविद्यालय से। इस विद्यालय की स्थापना का आदर्श लंदन विश्वविद्यालय को बनाया गया था, यानी उनसे हम प्रेरणा लेंगे, उन्हीं के हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा बोलते थे, वास्तविकता ऐसी नहीं थी। बात करें हम पृष्ठ नंबर 16 की। तो निस्पंदन सिद्धांत से क्या आशय है, ये आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो मैकाले है चाहता है कि ठीक है, अधोन्मुखी निस्पंदन सिद्धांत भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देंगे और जिससे कि क्या होगी, खाई और ज़्यादा गहराई में बढ़ती जाएगी। ठीक है, अर्थात आपको ये ध्यान रखना है, ये एक बार नज़र मार लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम बात करेंगे पृष्ठ नंबर 17 की। तो पृष्ठ नंबर 17 में बोला है कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये क्यों नियुक्त किया गया था कोठारी आयोग, ये भी आपको ध्यान रखना है। दौलत सिंह, ठीक है, के द्वारा ये, ठीक है, आयोग की अध्यक्षता की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की शिक्षा प्रणाली का समग्र मूल्यांकन करना और शिक्षा नीति का निर्माण करना, यानी इसका क्या काम था, समग्र मूल्यांकन करना। ठीक है, समग्र मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोठारी आयोग की जो नियुक्ति थी ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है शिक्षा नीति का निर्माण करना था, और आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में आपको ध्यान रखना सुधार, राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका, शिक्षा में समानता, शिक्षा में अनुसंधान विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया था, अर्थात समग्र शिक्षा का मूल्यांकन करना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य था। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, सार्वभौमिकरण आप समझते हैं कि मतलब हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, ठीक है, हम शिक्षा के अंतर्गत कवर करेंगे, यानी सार्वभौमिकरण। अर्थात शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान होना चाहिए, अर्थात ये सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो, उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी है तो करनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है पृष्ठ नंबर 19 का आंसर। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है, तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है, तो आपको ध्यान रखना राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, NCLM, ये भी आपको ध्यान रखना है, नेशनल, ठीक है, चिल्ड्रन आपको ध्यान रखना है, तो चिल्ड्रन लेबर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है
ठीक है। तो मैनेजमेंट ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत सरकार की यह एक योजना है जिसका उद्देश्य बाल श्रम को ख़त्म करना। ये योजना वर्ष 1987 में अस्तित्व में आती है। ब्लैक बोर्ड आपको ध्यान होगा 1987 में बनता है, ठीक है। इसका संचालन और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपको ध्यान, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना बात करेंगे हम पृष्ठ नंबर 20 की, तो लगे रहिएगा, आप जुड़े रहिएगा। जनशाला कार्यक्रम क्या है? जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य वयस्कों को साक्षर करना था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो वयस्कों को साक्षर बनाना इसका उद्देश्य था, किसका? बाल जनशाला कार्यक्रम का। बात करेंगे न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है? तो न्यूनतम अधिगम स्तर से अगर बात करें तो इसे हम MLL कहते हैं। तो एक ऐसा स्तर होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्र शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर एक निश्चित न्यूनतम ज्ञान और कौशल प्राप्त करें, ठीक है। इसे न्यूनतम अधिगम स्तर कहा जाता है। यह स्तर आपको ध्यान रखना है विभिन्न विषयों जैसे भाषा, गणित, विज्ञानों, ठीक है, आपको ध्यान रखना है सामाजिक अध्ययन के लिए निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है MLL न्यूनतम अधिगम स्तर, ठीक है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 22 की। पृष्ठ नंबर 22 में आपको ध्यान रखना है विद्यालयोन, ठीक है। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? तो विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से तात्पर्य है कि बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रेरणा देना, ठीक है। इस तरह से ये कार्यक्रम डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि बच्चे उनसे इन कार्यक्रमों से प्रेरित हों और स्कूलों में जाके अपना दाखिला करा लें। इन कार्यक्रमों में विभिन्न गतिविधियाँ शामिल होती हैं जैसे कि मतलब आपको ध्यान रखना है जो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं, उन्हें स्कूल में सफल होने में मदद करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 23 की। तो पी मोस्ट कार्यक्रम क्या है? आपको ध्यान रखना है पी मोस्ट कार्यक्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन, आपको ध्यान रखना है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, ठीक है। तो पी मोस्ट कार्यक्रम आपको ध्यान रखना है का पूरा नाम सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, ठीक है। सेवारत मतलब जो सेवा कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जो सर्विस में है, ठीक है, उनके लिए एक कार्यक्रम था, ये आपको पता होना चाहिए। भाई हम बात करेंगे पृष्ठ नंबर 24 की। तो आपको क्या ध्यान रखना है पृष्ठ नंबर 24 में प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ बताना है। आपको अपव्यय और अवरोधन का अर्थ बताना है। तो अपव्यय का अर्थ से होता है बालक का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना, उसे हम क्या कहते हैं? अपव्ययन कहते हैं, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है। हार्टोग कमेटी के अनुसार प्राइमरी शिक्षा पूरी करने से पहले बच्चे का शिक्षा स्तर पर स्कूल छोड़ देना अपव्यय है। अवरोधन की अगर अर्थ की बात करें तो आपको ध्यान रखना है अवरोधन का आशय कक्षा में असफल होने से लिया जाता है, अर्थात एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ाई करने से, ठीक है, करने के लिए ठहरना, उसे हम क्या कहते हैं? अवरोधन। अपव्ययन मतलब पढ़े 1-2 साल फिर छोड़ दिया, ये आपको ध्यान रखना है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? तो मैकाले के द्वारा ये उत्पन्न किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक संकीर्ण सोच का मैकाले था, ये आपको ध्यान रखना है। 19वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा प्रणाली के स्वरूप को लेकर हुआ ये एक महत्वपूर्ण विवाद था। यह विवाद भारतीय संस्कृति और मूल्यों को संरक्षित करने और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने के बीच टकराव का प्रतीक था। DPEP परियोजना का मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बताना है। तो इसकी तो आपको फुल फॉर्म बताना है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एजुकेशन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, यानी आपको ध्यान रखना है DPEP। तो नए शिक्षकों की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, बेहतर कार्यक्रम और शिक्षण सामग्री और स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है समानता और समावेश को बढ़ावा देना, अर्थात DPEP ने सभी बच्चों को शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया था। इस तरह से हम बात करेंगे आपके, ठीक है। BEP क्या है? BEP भी पूछ सकता है आपसे, तो ये BEP क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यानी आपको ध्यान रखना है BEP क्या है? तो बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, यानी बेसिक शिक्षा परियोजना, ठीक है। इसकी स्थापना 1994 में शुरू की जाती मतलब होती है और भारत सरकार का ये एक कार्यक्रम होता है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक, गुणवत्ता और पूर्ण और समावेशी बनाना इसका उद्देश्य होता है। भाई हम बात करेंगे आपके बोर्ड के घोषणा पत्र का, ठीक है, शिक्षा
मतलब वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा, मतलब वुड का जो घोषणा पत्र था उस पर, उसके द्वारा शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, ये पूछना चाह रहा है यार, कुछ भी लिख देता है। वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर प्रभाव आपको बताना है। तो वर्ष 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई। सभी स्तरों के, आपको ध्यान रखना है, सभी स्तरों के स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना हो गई। शिक्षा राज्य का दायित्व माना जाने लगा और राज्य के नियंत्रण में आ गई। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया और शिक्षा की पाठ्यचर्या में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का विस्तार कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। भाई हम बात करेंगे आपके ब्रिज कोर्स का क्या आशय है। ब्रिज कोर्स की अगर बात करें तो यह एक ऐसा शैक्षणिक कार्यक्रम होता है जो दो अलग अलग स्तरों के बीच ज्ञान और कौशल के अंतर को कम करने में मदद करता है। ब्रिज कोर्स यह उन छात्रों के लिए उपयोगी होता है जो किसी अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं या जिनके पास आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी होती है। ब्रिज कोर्स के विभिन्न प्रकार हम बोल सकते हैं। शैक्षिक स्तर के बीच ब्रिज कोर्स, कौशल विकास के लिए ब्रिज कोर्स, भाषा सीखने के लिए ब्रिज कोर्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ब्रिज कोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। भाई हम बात करते हैं आपके पृष्ठ नंबर 30 की। तो पृष्ठ नंबर 30 की अगर बात करें तो कह सकते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE, राइट टू, ठीक है, एजुकेशन 2009 यानी 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो इसमें था प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करना यानी निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका, ठीक है, बोल सकते हैं इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति या शारीरिक, ठीक है, क्षमता कुछ भी हो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए कुछ प्रावधान किए गए, जैसे कि मुफ्त शिक्षा, आपको ध्यान रखना है, अनिवार्य शिक्षा, स्कूलों की नियुक्ति, शिक्षकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक, बुनियादी सुविधाएं और शिक्षा का अधिकार सीमित किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों की। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं, ठीक है, आपके ज़रूरी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपको पता ही है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसकी बुराई करनी है हमें, यह आपको ध्यान रखना है। मैकाले की शिक्षा नीति, मैकाले ने इसके तहत अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, जिसके तहत भारत के आपको ध्यान रखना, उच्च मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों, नैतिकता, बुद्धिमत्ता से ब्रिटिश हो। मैकाले की शिक्षा नीति का मूल्यांकन क्या था। मैकाले की, ठीक है, आपको ध्यान, समिति को भारत के लिए शिक्षा की एक नई प्रणाली तैयार करने का काम सौंपा गया था जो सदियों में चली आ रही पारंपरिक प्रणाली को बदल देगी। मैकाले की समिति ने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सिफारिश की थी कि भारतीय स्कूलों में शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम पूर्वी मूल्यों के, पूर्वी मतलब अंग्रेजों के देश के, ठीक है, पूर्वी मूल्यों के बजाय का मतलब है कि भारतीयों का जो पूर्व का जो ज्ञान था, पूर्व के जो साहित्य थे, संस्कार थे, संस्कृति थी, ठीक है, उसको तहस नहस कर दो, ठीक है, और विचारों पर आधारित होना चाहिए। यानी आपको ध्यान रखना है, तो उनको तहस नहस करके इनका जो पूर्व का ज्ञान था, पूर्व, ठीक है, देखो पूर्व के दो अर्थ हैं, एक तो पूर्व का मतलब पहले और एक पूर्व का अर्थ है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इसलिए तो कहते हैं क्योंकि पूर्व आता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यानी पूर्व का ज्ञान कह सकते हो या गौरव का ज्ञान कह सकते हो, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के देशों में जो ज्ञान चलता था, ठीक है, उसको थोपना था अंग्रेजी भाषा के माध्यम से और उसी के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाना था, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम बात करेंगे पेज नंबर 32 की। तो वुड घोषणा पत्र 1854 में जो आया था, इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। मतलब बोल सकते हैं इसने थोड़ा सा मैकाले में सुधार किया, और ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वुड घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चार्ल्स वुड अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। वुड डिस्पैच की विशेषताएं, यानी वुड घोषणा पत्र जो था इसकी कुछ विशेषताएं थी। स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक स्कूली शिक्षा दी जाए, माध्यमिक
आपको ध्यान रखना है विद्यालयों में एंग्लो वर्नाक्युलर माध्यम बनाया जाए और आपको धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, धार्मिक जो शिक्षा है उसको कम की जाए। ये तो बात अच्छी थी इसकी, ठीक है। मैकाले आयोग की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है यह पहला विधि आयोग था जिसे लॉर्ड मैकाले के अधीन 1834 में स्थापित किया गया था। यह विधि आयोग था, पहला विधि आयोग था जो, ठीक है। लॉर्ड तो ये तो कहीं का भी लॉर्ड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड ये अपने देश का होगा, भारतीयों के लिए लॉर्ड नहीं है, ठीक है। मैकाले के अधीन 1834 में स्थापित किया गया था मैकाले आयोग, प्रथम विधि आयोग भी था, ये आपको ध्यान रखना है। इसने दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश भी की थी, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है मैकाले का विवरण पत्र जिससे विवाद उत्पन्न होता है पाश्चात्य और प्राच्य में। तो मैकाले यानी जी कहाँ का लॉर्ड है, लॉर्ड भाड़ में जा लॉर्ड, ठीक है। तो मैकाले ने 1835 में भारतीय शिक्षा पर विवरण पत्र प्रस्तुत किया। विवरण पत्र ने भारतीय मूल निवासियों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया और आपको ध्यान रखना है इसके बाद 1837 में अंग्रेजी को अदालत की भाषा बनाया गया, लेकिन वुड डिस्पैच 1854 ने भारत में शिक्षा के लिए ब्रिटिश प्रयासों को नियमित किया। अर्थात विवरण पत्र ने भारतीय मूल निवासियों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। कितने प्यार से लिखा, मतलब ये चाह रहे हैं कि भारतीय जो मूल हैं, जो मूल निवासी भारतीय हैं वो सब अंग्रेजी शिक्षा सीखें, ठीक है, अंग्रेज़ बन जाएं। अंग्रेज़ मतलब अंग्रेज़ देश के लिए नहीं, अंग्रेज़ इनके गुलाम के लिए बन जाएं, ठीक है। इसके बाद 1837 में अंग्रेज़ों की जो अदालतें थी, ठीक है, उसमें इन्होंने उनकी भाषा अंग्रेजी कर दी, आम भारतीय समझ ही ना पाए क्या कह रहे हैं, ठीक है। वुड डिस्पैच ने भारत में शिक्षा के लिए ब्रिटिश प्रयासों को थोपना शुरू कर दिया था। बात करेंगे हम पृष्ठ नंबर 33 की। तो पृष्ठ नंबर 33 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है भारतीय शिक्षा में कर्जन का क्या योगदान था। तो कर्जन का भारतीय शिक्षा में योगदान, शिक्षा विभाग का गठन। तो ये कर्जन क्या करता है, शिक्षा विभाग का गठन करता है वर्ष 1901 में, ठीक है। ये भी आपको गोखले विधेयक का पारित कब मतलब प्रस्तुत करते हैं गोखले जी, वर्ष 1904 में, सॉरी 11 में, ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कर्जन आपको ध्यान रखना है, कंजड़, ठीक है, कर्जन आपको ध्यान रखना है 1901 में भारत सरकार में शिक्षा विभाग की स्थापना करता है और आपको ध्यान रखना है ये विभाग शिक्षा नीति बनाने, शिक्षा संस्थानों की निरीक्षण करने, शिक्षा के विकास के लिए योजना बनाने के लिए जिम्मेदार था। शिक्षा नीति की बात करें तो वर्ष 1904, तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1904 में कर्जन 1904 में अपनी शिक्षा नीति घोषित करता है, ठीक है। और इस नीति में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और महिला शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारों की शुरुआत की जाती है। और वहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कर्जन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की भी स्थापना करता है। इस आयोग, ठीक है, ने विश्वविद्यालय के कामकाज का अध्ययन किया और सुधारों की सिफारिश भी की। वहीं हम बात करेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं आपको ध्यान रखना है कर्जन ने इसका योगदान का मूल्यांकन करके कर्जन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इन बदलावों का भारतीय शिक्षा के विकास पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। कर्जन की शिक्षा नीति के कुछ नकारात्मक पहलू भी थे। कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों को संक्षेप में बताना है तो कोठारी आयोग की अगर बात करें तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, आयोग ने सिफारिश की कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए और शिक्षा प्रणाली को एक राष्ट्रीय नीति के तहत लाया जाए। मतलब ये कहते हैं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए और शिक्षा को एक, ठीक है, आपको ध्यान रखना, राष्ट्रीय नीति के तहत लाया जाए। शिक्षा का माध्यम की अगर बात करें तो ये कोठारी जो आयोग है, आपको ध्यान रखना है, ये सिफारिश करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा होनी चाहिए। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। कोठारी आयोग यानी भारतीय आयोग सिफारिश करता है भारतीयों के हित में, ठीक है। तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा को स्वीकार किया जाए। शिक्षा का स्तर, आयोग ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई सिफारिशों की, जिनमें कुछ शामिल है जैसे कि लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है, समान अवसर की, ठीक है, मिलना चाहिए उन्हें। गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग शिक्षा करना चाहें उनको भी बढ़ावा देना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो शिक्षा का लक्ष्य, आयोग ने शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञान का प्रसार नहीं बल्कि व्यक्तित्व का समग्र विकास करना भी बताया।
शिक्षा दर्शन की अगर बात करें तो आयोग ने शिक्षा का दर्शन समग्र और मानवतावादी बताया। शिक्षा का भविष्य की बात करें तो आयोग ने शिक्षा के भविष्य को उज्ज्वल बताया और शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार भी बताया। इस तरह से हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 35 की। तो आपको ध्यान रखना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु क्या थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये नीति 1986 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री राजीव गांधी द्वारा पेश की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्री थे राजीव गांधी, ये आपको ध्यान रखना 1986 में इनके द्वारा ये प्रथम शिक्षा नीति पारित की गई थी। ये नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। तो बात करते हैं नीति के प्रमुख उद्देश्य की अगर बात करें, शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना, यह उद्देश्य था। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों में, ठीक है, लक्ष्यों से जोड़ना, आपको ध्यान रखना है भाई। इसके साथ साथ आपको और क्या ध्यान रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की उपलब्धि क्या थी। तो शिक्षा प्रणाली में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सफलता मिली ने। शिक्षा के लिए वित्त पोषण में वृद्धि हुई, शिक्षा का ढांचा विकसित करना और शिक्षा का स्तर सुधारना। शिक्षा नीति 1986 की कमी की आपको ध्यान रखना है, शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी, शिक्षा प्रणाली में सुधार धीमी गति से, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की कमी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात भी आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो आपको ध्यान रखना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का महत्व की बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, महत्व के रूप में आपको ध्यान रखना है भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। इस नीति ने शिक्षा प्रणाली में समानता, सामाजिक न्याय और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये ध्यान रखना, ठीक है, महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को 1992 में संशोधित भी किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है। इस तरह से बात करेंगे पृष्ठ नंबर 36 की। तो 36 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य बताएं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के, जिसे हम डाइट कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षकों का प्रशिक्षण, डाइट का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। सेवाकालीन प्रशिक्षण में शिक्षकों को नवीनतम विधियों, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, बाल मनोविज्ञान आदि विषयों में प्रशिक्षण दिया जाना। ये प्रशिक्षण सेवापूर्ण और सेवाकालीन दोनों प्रकार का होता है, ये आपका ध्यान रखना है। और शैक्षिक सामग्री का विकास की अगर बात करें तो डाइट विभिन्न विषयों पर किताबें, पत्रिकाएं, आपको ध्यान रखना है, ऑडियो वीडियो सामग्री, ठीक है, आदि विकसित करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से बात करते हैं, ये सामग्री शिक्षकों और छात्रों के लिए उपयोगी होता है। डाइट शैक्षिक सामग्री का विकास और प्रयास भी करता है, ठीक है। बात करेंगे हम शैक्षिक अनुसंधान की, तो डाइट शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन आदि विषयों पर अनुसंधान करता है। यह अनुसंधान शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। डाइट शैक्षिक अनुसंधान भी करता है। बात करेंगे शिक्षा प्रणाली में सुधार। डाइट शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भी काम करता है। ये शिक्षकों को प्रशिक्षण, शैक्षिक सामग्री का विकास करना और शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, ठीक है, ये इसका काम होता है, ये इसने सुधार किए हैं। इस तरह से हम बात करेंगे आपके अन्य उद्देश्य की बात करें तो डाइट के अन्य उद्देश्यों में शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना, शिक्षकों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना, शिक्षा प्रणाली में नवाचार को बढ़ावा देना आदि शामिल किया गया है। बात करेंगे पृष्ठ नंबर 37 की, तो प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं की बात करें तो आपको ध्यान रखना है प्राथमिक शिक्षा का अभाव। भारत में अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पाती। यह समस्या गरीबी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, लिंग भेद और सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं के कारण भी उत्पन्न होती है। शिक्षा की गुणवत्ता में कमी की बात करें तो सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता अक्सर बहुत बेकार, घटिया, ठीक है, बेहुदापन होती है, यह आपको ध्यान रखना है। शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कुछ प्रमुख कारण हैं। शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, शिक्षण सामग्री की कमी कुछ प्रमुख कारण हैं।
भाषा की समस्याओं की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। प्राथमिक शिक्षा में भाषा की समस्या एक बड़ी चुनौती है। कई बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिल पाती है। कितनी अत्याचार वाला काम किया जाता है। शिक्षकों की कमी की बात करें तो भाई साहब, पढ़ाने वाला ही नहीं है तो पढ़ेगा कौन। भारत में प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। कई विद्यालयों में एक ही शिक्षक कई कक्षाओं को पढ़ाता है। ठीक है, शिक्षकों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता को घटिया बनाता है, प्रभावित करता है। प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करने चाहिए। समाज को कम, सरकार को बहुत ज़्यादा करने चाहिए। अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए। सरकारी स्कूल अपने आप ही समाज के अनुकूल हो जाएगा। बात करेंगे हम ECCE का क्या उद्देश्य है। तो ECCE का उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य आपको अर्थ ध्यान रखना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यह उसे 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। इसमें शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक, भाषा विकास शामिल हैं। बच्चों को एक सुरक्षित और देखभाल करने वाला वातावरण प्रदान करना, बच्चों को उनके विकास के लिए आवश्यक उत्तेजना प्रदान करना, बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना, बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना, ये इनके उद्देश्य हैं। ECCE की अगर बात करें तो यह बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा में सुधार करता है। यह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता है। बच्चों के जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 39 की, तो आपको ध्यान रखना है NCERT का क्या कार्य है। तो जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, NCERT भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देता है। वहीं हम बात करेंगे NCERT के मुख्य कार्य। तो स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में शोध कार्य करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय करना, ये इनका उद्देश्य है। वहीं हम बात करेंगे आपके, ठीक है, मॉडल पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन उपकरण विकसित करना, ये इनका उद्देश्य है। वहीं बात करेंगे शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ तैयार करने में सरकार की सहायता करना, ये इनका उद्देश्य है। शिक्षा प्रणाली में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करेंगे शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकियों का विकास करना, ठीक है, ये सब किसके उद्देश्य हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, विकास करना। वही हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर, ठीक है, इस NCERT के और अन्य कार्यों की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर शैक्षिक सामग्री प्रकाशित करना, शिक्षकों के लिए ऑनलाइन संसाधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम और गतिविधियों को आयोजन करना, शिक्षा प्रणाली में नवाचार को बढ़ावा देना। NCERT शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान करता भी है। बात करेंगे आपके लास्ट प्रश्न यानी 40 की, शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में इस समिति के मुख्य सुझाव क्या हैं। एक महान समिति आपको ध्यान रखना, शिक्षा बिना बोझ के मुख्य सुझाव क्या है। परीक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए, पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए, शिक्षण विधियों में सुधार होना चाहिए, परीक्षाओं को केवल ज्ञान मूल्यांकन के बजाय समय विकास का मूल्यांकन करना चाहिए, बोर्ड परीक्षाओं को केवल 12वीं कक्षा में आयोजित किया जाए, ठीक है, ये यशपाल समिति की सिफारिशें थी। कक्षा 10वीं तक की परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षाओं के बजाय आपको ध्यान रखना आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आयोजित किया जाए। पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो पाठ्यक्रम में आपको ध्यान रखना है सुधार, तो पाठ्यक्रम को बोझिल बनाने के बजाय व्यापक और संतुलित बनाया जाए। पाठ्यक्रम में जीवन कौशल और मूल्यों को शामिल किया जाए। पाठ्यक्रम को रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया जाए। शिक्षण विधियों में सुधार की अगर बात करें तो शिक्षण विधियों को रोचक और प्रभावी बनाया जाए। शिक्षण विधियों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन किया जाए। शिक्षण विधियों को छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके आपका चौथे, ठीक है, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण। शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया
जाए ताकि वे नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों का उपयोग कर सकें। शिक्षकों को छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझने और उनसे निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। शिक्षकों को छात्रों को प्रेरित करने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। ये आपको महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। तब आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय फुस।